नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज फिर एक चर्चा को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस खबर को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये खबर वाकई में आप सभी को चौंकाने वाला लगेगा और देश की राजनीति कैसे इससे जुड़ी हुई है, इसको जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इस चर्चा की शुरुआत करने के पहले मैं आपको संसद में प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया। इस बार लोकसभा में एनडीए का 400 सीट पार करने का और भाजपा का 370 और एनडीए 400। इसी आंकड़े को समझाने के लिए आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। इसको समझिए। इससे पहले थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं। जिस समय नीतीश कुमार आईएनडीए गठबंधन में गए थे, उस समय आपको याद होगा कि उन्होंने 4 राज्यों का जिक्र किया था: बिहार, बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश। और उनका कहना था कि इन 4 राज्यों में अगर 50% सीट भी विपक्ष को आ जाता है या भाजपा को रोक लेती है तो भाजपा सत्ता में आने से वंचित हो जाएगी। अब इसका साइड इफेक्ट पे आप जाएंगे तो इसका प्रभाव कैसे पड़ा उसको समझिए। जब विपक्षी गठबंधन में नीतीश कुमार को जगह नहीं मिला तो भाजपा ने उन्हें अपने पार्टी में लाने का एक प्रयास शुरू किया। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार के सांसद अपना फीडबैक दे रहे थे, उससे भी नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो एनडीए में शामिल हों, और इसीलिए उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार गिराई और यहाँ पर एनडीए की सरकार का गठन हुआ। तो बात कर रहे थे उन 4 राज्यों से आने वाले सीटों के समीकरण पे। इन 4 राज्यों के अगर टोटल सीटों, लोकसभा की सीटों को अगर आप जोड़ेंगे, यूपी के 80, बिहार के 40, बंगाल के 42 और झारखंड के 13, 176 सीट। इन्हीं सीटों को लेकर नीतीश कुमार ने ये कहा था। अब नीतीश कुमार चूंकि एनडीए में आ गए हैं, लोग पहले भी ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार की तो 16 सीटें हैं बिहार में, उनका कोई वजूद नहीं है, फिर भाजपा उन्हें क्यों लाना चाह रही है।
आपको याद होगा नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवाई थी बिहार में। उसमें ईबीसी वोटरों की संख्या 36% थी। अब इस जो ईबीसी वोटर हैं, इनको अपने पाले में करने के लिए 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के 100वीं जयंती के पूर्व संध्या पर उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से सभी उसके क्रेडिट लेने में लगे हुए थे कि हमने बोला था इसलिए मिला। आज उसकी चर्चा नहीं करते क्योंकि उसकी चर्चा मैंने पहले की है। आज इस गणित को आपको मैं समझा रहा हूं। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया 23 तारीख को। इससे देश में और बिहार में ये मैसेज दिया गया ईबीसी समाज को कि हम जितने भी समाज के अच्छे काम करने वाले हैं उन्हें हम सम्मानित करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। इसका इफेक्ट आप समझिए, सिर्फ बिहार में ही नहीं, यूपी और आसपास के कई और राज्यों में या देश के अलग अलग हिस्सों में जो ईबीसी वोटर हैं उसका सीधा इम्पैक्ट भाजपा के वोट शेयर में पड़ेगा और ये समीकरण एनडीए की ओर जाता हुआ दिखाई देता है। इसके लिए ये किया गया। उसके बाद बात आपने देखी होगी 2 दिन पहले चौधरी चरण सिंह जी, इनको हर कोई जानता है कितने बड़े किसान नेता थे और इनका प्रभाव पश्चिमी यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इन 4 राज्यों में कम से कम बहुत ज़्यादा मात्रा में जाट वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इन्हें भी भारत रत्न देने का ऐलान किया गया, भारत रत्न दिया गया। एक और है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। ये भी कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। और पीवी नरसिंह राव, इन्हें भी भारत रत्न दी गई है। अब डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिंह राव और चौधरी चरण सिंह, इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से मध्य भारत से लेकर दक्षिण भारत तक को साधने की कोशिश की गई है, इसको थोड़ा समझिए। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, उत्तर और दक्षिण भारत,
इन राज्यों को कैसे एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की गई है, इसको अगर आप समझते हैं तो एमएस स्वामीनाथन तमिलनाडु से आते हैं, पीवी नरसिम्हा राव आंध्रा से आते हैं, वहाँ के सीएम भी रह चुके हैं। इसके वजह से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इस जगह पे बीजेपी को और एनडीए को फायदा पहुंचने के चांसेस हैं। उसी प्रकार एमएस स्वामीनाथन के वजह से तमिलनाडु में इसका प्रभाव पड़ेगा, केरला में पड़ेगा, कर्नाटका में पड़ेगा, और अंतिम जो दिया गया भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को। आप सभी को पता है राम मंदिर के आंदोलन में आडवाणी जी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने रथ यात्रा निकाला था जो बिहार में उस समय की लालू यादव की सरकार ने उनके रथ को रोका गया था। और इन सभी को अगर आप देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से, तो जैसा कि मैंने पहले बताया, बिहार, बंगाल, झारखंड और यूपी, नॉर्थ और साउथ की सीटें अगर आप जोड़ेंगे तो 224 सीटें होती हैं। और इन सारी सीटों को अगर आप जोड़ते हैं, इन 4 राज्यों की सारी सीटों को जोड़ते हैं, तो इन सीटों का समीकरण 176 होता है। और जब आप इसको जोड़ेंगे 224 और 176, तो ये 400 का आंकड़ा पहुंचता है। अब इन 400 के आंकड़ों के क्रोनोलॉजी को आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये वैसे राज्य हैं कुछ साउथ में जहाँ पे एनडीए कमज़ोर है और राजनीतिक दृष्टि से इसको समीकरण बैठाने के लिए, और इन जो 5 लोग हैं जिन्हें इसी साल भारत रत्न दिया गया है, इसके मायने और चुनाव से अगर आप इसको जोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री के गठन जो उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें लाएंगे, उनकी गारंटी, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, और इन महापुरुषों को जिन्हें भारत रत्न दिया गया, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो सीटों का आंकड़ा फिट बैठता है। मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में इससे पहले जो 5 लोगों को भारत रत्न मिला है, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख थे। और बाकी 5 जिनकी चर्चा मैंने अभी आपके साथ की, इन्हें इसी साल दिया गया है। इससे इन आंकड़ों को अगर आप जोड़ेंगे तो सीटों का समीकरण 400
हो जाता है। अब ये क्रोनोलॉजी को इससे आसान भाषा में नहीं समझाया जा सकता। उन्हीं चीज़ों को देखकर मुझे लगा ये आप दर्शकों को भी समझना चाहिए कि ये जो 400 सीटों की गारंटी है, ये कैसे चुनाव के साथ में भारत रत्न को जोड़कर एक सामंजस्य बैठाया गया है और वोटर को एक मोती में पिरोने की कोशिश की गई है, जिसमें सारे समीकरणों को जोड़कर एक सूत्री कार्यक्रम बना दिया गया और यही आने वाले समय में आपको इसी के तहत काम होता हुआ दिखाई देगा चुनाव में। आप सभी को मेरा ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित तौर पे सब्सक्राइब करें। इसी तरह के विश्लेषण आप सभी के साथ जुड़कर करते रहेंगे और जो भी नई दशा और दिशा सामने आएगी आप सभी के साथ उसको साझा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।